आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है उसके PYQs को हम लोग विस्तार पूर्वक यानी एनालिसिस करके एक एक प्रश्न को अच्छे से देख रहे हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाला है। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को देखा, फिर आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को भी हम देख रहे हैं। आज जो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आदिकाल के अन्य प्रश्नों को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न 53 नंबर जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो यह राजा मुंज को इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। थोड़ा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में जानते हैं कि आखिर ये थे कौन और इनकी कौन सी ऐसी उपन्यास है जो बहुत ही प्रचलित रहा है। तो इनका जन्म 1883 में जो कि जयपुर राजस्थान में होता है तथा वहाँ पर गुलेर नामक एक ज़िला है जो कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ के ये मूल निवासी थे। तो यह मूल निवासी हिमाचल प्रदेश के थे, परंतु जो इनका जन्म है वह जयपुर राजस्थान में होता है। और यह बचपन में वहाँ पे अपने राजस्थान में क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। वहाँ पे जो राजघराने के विद्यार्थी होते हैं उसको पढ़ाते हैं और यहीं पर एक रचना लिखते हैं, जो कि रचनाएं ये बहुत सारी लिखते हैं बट यहाँ पे एक रचना इनकी बहुत फेमस होती है। उन्हीं के आधार पे इनको जाना जाता है अक्सर। इनकी जो रचना है उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ठीक है, जो कि 1915 में प्रकाशित होता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध होता है और इनको बहुत सारी इस पे उपाधियाँ भी मिलती हैं, साहित्य के जो पुरस्कार है वो भी मिलते हैं। तो जो उसने कहा था 1915 में यह प्रकाशित होती है। और भी उन्होंने कहानियाँ लिखी, जैसे कि सुखमय जीवन हो गया, बुद्धू का कांटा हो गया और इतिहास हो गया, पुरातत्व हो गया, भाषा और विज्ञान हो गया। इन सब विषयों पे उन्होंने क्या किया है, निबंध लिखा है। फिर अगला प्रश्न है 54 की, पहली तावना अनुहरई गोरी मुहकम लस अद्दिठी पुनि उन्नमयी पड़ी पयली छंदस। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि के हैं? तो प्रस्तुत जो कवि पंक्तियाँ हैं यह हेमचंद्र के द्वारा रचित हैं। उपरोक्त जो दोहा है वह हेमचंद के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से उद्धृत है, मतलब यहाँ से यह लिया गया है। आइए हेमचंद के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उनकी पंक्तियों को हम लोग देखेंगे कि जो हेमचंद्र हैं वह गुजरात के क्या है, राजा एक सिद्धराज जयसिंह हैं, उनके दरबारी कवि ये रहे हैं। ठीक है, ये गुजरात के एक राजा है जो सिद्धराज जयसिंह, तो वहीं पर ये क्या करते हैं, अपने कविता को लिखते हैं। और उनके भतीजे जो कुमारपाल है, जो उनके भतीजे हैं, किनके, जो गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के भतीजे हैं कुमार रामपाल, उसके यहाँ उनके यहाँ क्या था, जो हेमचंद्र है उनका बहुत ज़्यादा मान था। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि जो कि हिंदी संस्कृत हो गया या फिर व्याकरण हो गया, इन सब से संबंधित इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे कि सिद्ध हेमचंद्र का शब्दानुशासन हो गया, कुमारपाल चरित हो गया जो कि प्राकृत कवि है, प्राकृत काव्य भी है। ठीक है, और इनके जो काव्य पंक्तियां वो भी देख लेते हैं कि भल्ला हुआ जू मार या बहड़ी मारा कंतु रे मण करसी की आलडी बिसाया छुहु दूरी। फिर और पंक्तियां हैं इनकी, आवही जमही अनही वी गोरी शुदिज ही कंतु सिर जरखंडी लो अड़ी गली मड़ी अड़ा न बीस। तो ये इनकी एक प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं, इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर की, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का जो प्रथम महाकवि है इनको ही कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं। और इनकी जो प्रमुख कृति है वह है पयूम चरियो, ठीक है, जिसको हम लोग पऊम चरित भी कहते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हमको कहाँ मिलता है? पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य ग्रंथ है उसमें हमको सर्वप्रथम अपभ्रंश का प्रयोग प्रमाणिक तौर पे मिलता है। फिर भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर विभ्रष्ट अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो इनसे पहले भी जो भरत मुनि हुआ करते थे, जिनका नाट्यशास्त्र का एक नाटक पुस्तक है,
तो उसमें भी क्या है, जो अपभ्रंश है उसके स्थान पर विभ्रष्ट या अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और अपभ्रंश भाषा से जुड़े कुछ तथ्य हैं अपभ्रंश से संबंधित, उनको भी देख लेते हैं कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया। ठीक, और भाषा के अर्थ में किसने किया, अपभ्रंश का प्रयोग चंड ने किया है। और किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को रण की भाषा कहा है। और आचार्य दंडी अपभ्रंश को क्या करते हैं, आभीर भाषा कहते हैं। कौन, आचार्य दंडी। स्वयंभू के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनका जो जन्म है या विद्यमान है यह 1883 है ना, 783 एडी या 1783 ईस्वी माना जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें क्या कहा है, हिंदी का पहला कवि कहा है। किसको कहा है, स्वयंभू को कहा है। इनके 3 ग्रंथ बहुत ही फेमस है जो कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, एक तो पयुम चर्यू हो गया, दूसरा हो गया रिठमणि हो गया, और तीसरा स्वयंभू। तो ये जैन साहित्य के भी क्या है, प्रथम कवि माने जाते हैं। और जो पयुम चर्यू है वह पूरा नहीं लिखा गया था इनके द्वारा, उनकी पहले ही मृत्यु हो जाती है। जो यहाँ पे पयुम चर्यू की हम लोगों ने बात की है तो इनके द्वारा यह पूर्ण नहीं हो पाता है, परंतु इसको जो पूर्ण लिखने का प्रयास है वो किसने किया, त्रिभुवन जो इनका पुत्र है पयुम चर्यू को, वह पूरा करता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, देखते हैं कि 56 नंबर, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो यह स्वयंभू को कहा जाता है, जो कि क्या है, अपभ्रंश के कवि है, जैन कवि है। फिर अगला प्रश्न 57, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो यह स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। फिर अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। तो अपभ्रंश के जो महाकवि है वह पहले हैं स्वयंभू को माना जाता है। फिर 59 नंबर प्रश्न, स्वयंभू की कृति का क्या नाम है। तो पयुम चर्यू हो गया, और पयुम चर्यू के बाद रिठमणि हो गया, है ना, रिठमणि हो गया, फिर और स्वयंभू हो गया। इनका क्या है, या रचनाएं हैं या कृतियों के नाम है। फिर है 60 नंबर प्रश्न, पयुम चर्यू किसका रचना है। तो अभी हम लोगों ने देखा पयुम चर्यू स्वयंभू जी की रचना है। पयुम चर्यू में क्या है, इसमें जो राम का चरित्र है उसका विस्तार रूप से वर्णन किया गया। ठीक है, जो कि इसको पूरा किसने किया, इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया। 61 कौन किया, त्रिभुवन ने। अगला प्रश्न है 61 की, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो यह पयुम चर्यू में ही लिखा हुआ है कि पयुम चर्यू स्वयंभू की त्रिचरित काव्य है। ठीक है, और यह 5 कांडों में विभक्त है। पहला है विद्याधर कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदर कांड, फिर चौथा है युद्ध कांड, और 5वां है उत्तराकांड। तो स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का जो क्या है वर्णन इस काव्य में किया है, और नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण इस युग में आखिर कैसा रहा था नारियों के प्रति, और इस चीज़ का भी इस काव्य में हमें अग्नि परीक्षा के वाले प्रसंग से क्या होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जो नारी थी आखिर उनकी क्या दृष्टिकोण, जो नारियों के प्रति जो पुरुष के दृष्टिकोण थे आखिर उस वक्त कैसे थे, ये अग्नि परीक्षा के माध्यम से यहाँ स्पष्ट होता है। फिर लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर केशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का जो औछा व्यवहार है उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में क्या हो जाती है, दीक्षित हो जाती है, इस जो पयुम चर्यू है इसके माध्यम से। 62 प्रश्न है कि स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है। तो यह राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है कि स्वयंभू का रामायण अर्थात पयुम चर्यू को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। स्वयंभू की कुछ रचनाएं हैं, जो पयुम चर्यू हो गया जो राम काव्य है या राम काव्य से संबंधित है। फिर हरिवंश पुराण जिसे हम लोग रिठ ऋमि या चर्यू या कृष्ण काव्य कहते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित है। फिर पयुम चर्यू को अपभ्रंश का आदि का महाकाव्य कहा जाता है। अगला 63 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो वह भविष्यत कथा है जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था
या अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा नाम उल्लेखनीय है। तो जो भविष्यत कथा है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह धनपाल जी के द्वारा लिखा गया था। और यह तीसरे प्रमुख कवियों में से आते हैं, अपभ्रंश कवियों में। और ये जो रचना है यह धनपाल के द्वारा लिखा गया था, और धनपाल क्या थे, जैन कवि थे। फिर 64 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो यह पुष्पदंत जी को जो अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अगले नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, तो इसमें से पयूम चरियू जो कि स्वयंभू की रचना है, तो यह पुष्पदंत की नहीं है। पुष्पदंत की रचना है महापुराण, जय कुमार चरित और जसहर चरियू। तो ये सब किसकी रचना है, पुष्पदंत का। तो पुष्पदंत जो कि 10वीं शताब्दी इनका जन्म माना जाता है। पुष्पदंत कौन से 10th सेंचुरी में ये विराजमान होते हैं। और यहाँ क्या थे, पहले यह शिव भक्त थे। पुष्पदंत पहले शिव भक्त थे, पर बाद में क्या हो जाते हैं, यह जैन भक्त हो जाते हैं। उनकी 3 रचनाएं जो यहाँ पे देखे हम लोगों ने, महापुराण हो गया, और जय कुमार या राय कुमार चरित हो गया, और जसहर चरियू हो गया। तो इनके यह क्या है, 3 फेमस जो रचनाएं हैं वह है। और इन्होंने खुद को बहुत सारी उपाधियां दी थी, जैसे कि अभिजात मेरू हो गया, काव्य रत्नाकर हो गया, या कवि कुल हो गया, या फिर तिलक हो गया। तो इन सब से अपने आप को इन्होंने उपाधियां दी हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, तो इसमें से महापुराण जो कि पुष्पदंत के द्वारा है वह स्वयंभू के द्वारा रचित नहीं है। स्वयंभू के द्वारा रचित है पयूम चरियू, रिठ रेणी रेमी चरियू है, और स्वयंभू छंद है जो कि इनके द्वारा रचित है। किनके द्वारा, स्वयंभू के। लेकिन महापुराण किसके द्वारा है, पुष्पदंत के द्वारा। फिर 67 नंबर प्रश्न कि महापुराण के रचनाकार कौन है, तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। कि अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत या पुष्यदंत या पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार चरियू और जसहर चरियू। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। ठीक, महापुराण है जो इनकी रचना, उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। इसमें 63 महान पुरुषों की क्या है, जीवन की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें, महापुराण में। और इनको क्या कहते हैं, इनको भवभूति कहते हैं। किसका, हिंदी का भवभूति हम लोग पुष्पदंत को कहते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न है 68 की अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे, तो या तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो का जो पूरा नाम है वह है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था, और इनका जन्म 1253 ईस्वी में वर्तमान जो कासगंज जो कि उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। वर्तमान में पटियाली कासगंज जनपद में स्थित है। ये सूफी संप्रदाय के क्या है, साधक तथा संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे। तो यह शिष्य किसके हैं, निजामुद्दीन औलिया के। हजरत औलिया इन्हें तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे। ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया इनको तुर्के अल्लाह करके पुकारते थे। और खुसरो को क्या है, हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। यह मुख्य रूप से क्या थे, फारसी कवि थे। ठीक है, इन्हें तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। फिर जो खुसरो है क्या, फारसी के फेमस कवि हैं, और इन्होंने क्या किया है, जो बोलचाल की भाषा है ना, लोक भाषा है, उसका ज़्यादा ध्यान दिया, उसका ज़्यादा प्रयोग किया। और इनका जो मुख्य लक्ष्य रहा है आखिर क्या रहा है, कि लोगों जो जनता है उनका मनोरंजन करना, मतलब इंटरटेनमेंट करना एक तरीके से। और अन्य तथ्य देख लेते हैं कि अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं ताज उल फतह, तुगलकनामा, और शारीन ओ खुसरो, और लैला ओ मजनू। इनकी आदि जो रचनाएं हैं वो हैं। और फारसी काव्य शैली में इन्होंने सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो ने दिल्ली के 11वें सुल्तान का शासनकाल देखा था। टोटल इन्होंने कितने, 11 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है 69 की, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किसका है, तो यह अमीर खुसरो का है। कि वह कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी जानना है, मुझसे कुछ भी पूछना है, तो मुझे हिंदी में मुझसे पूछो या हिंदवी में मुझसे पूछो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। और मनसदी किरानुशादैन में भी हिंदवी के संबंध में इसी प्रकार के उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण इनका उद्धार उपलब्ध है। 70 नंबर प्रश्न है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है। तो खालिक बारी आखिर क्या है, तो अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता
कोश ग्रंथ है, ठीक है। क्या है? कोश मतलब डिक्शनरी है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की तथा हिंदी के शब्द हैं। तो या 237 शब्द अरबी के, 475 हिंदी के और 482 फारसी के तथा 2 तुर्की के हैं। ये शब्द पर्यायवाची कोश के रूप में है। मतलब क्या? एक तरह से डिक्शनरी है जिसमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि 71 नंबर, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, तो सबसे पहले किसने किया? अमीर खुसरो जी ने सबसे पहले जो खड़ी बोली है उसमें काव्य सृजन किया। खड़ी बोली में सबसे पहला काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का जो नाम है हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं के रचनाओं में हमें मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि रहे हैं। तो अपने समय में मतलब 13वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कवियों में वो रहे। कौन से? फारसी जो रचनाएं हैं उसमें लिखने में भी, और मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास भी उन्होंने किया है। जो मुकरिया हो गई, मुकरिया क्या है? एक तरीके से हिंदी साहित्य की यह एक पुरानी काव्य शैली है। कौन सी? मुकरिया, जिसे हम लोग मुकरी कहते हैं, मुकरिया। तो ये पुरानी काव्य शैली है जिसे पहले का ही एक रूप माना जाता है, ठीक। और इसमें क्या है? कवि 4 पंक्तियों की एक कविता लिखता है, लाइक यह पजल जैसा होता है, ठीक, मुकरिया। फिर अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी या खलिक बारी, पहेलियाँ हो गया, मुकरिया हो गया, दो सुखने हो गए तथा गज़ल हो गया। तो यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर अगला नंबर प्रश्न है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो वह अमीर खुसरो जी ने पहला प्रयास किया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं? तो वह लास्ट जो आदिकाल के सुप्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं वह अमीर खुसरो माने जाते हैं, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में होता है वर्तमान कासगंज, जो कि उत्तर प्रदेश जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? तो इनका जो पहेली हो गया या मुकरिया हो गया उसका उद्देश्य था कि मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार में शिक्षा की, हम लोग मनोरंजन के साथ साथ लोग में जो व्यवहार हो रहे हैं उसकी हम लोग शिक्षा दे सके, एजुकेशन दे सके। तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली के काव्य भी की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें अब 20 से 21 ही उपलब्ध हैं। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कौन हैं? सबसे पहले ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। जे हाल मिस्क की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह अमीर खुसरो जी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हम लोगों ने पहले ही देखा था कि अबुल हसन इनका पूरा नाम है, और इनके उपनाम है तुर्की अल्लाह, तोताए हिंद। जो अन्य अन्य जो क्या बोलते हैं कवि हुए हैं या फेमस लोग हैं तो उनके द्वारा यह नाम रखे गए हैं। तो इनके द्वारा और भी अमीर खुसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि इनके रचनाएं कौन कौन से हैं। खालिक बारी हो गया या खलिक बारी हो गया, जो कि फारसी, अरबी और हिंदी का कोश कहा जाता है। फिर नूह सिपा हो गया, नूह सिपहकार हो गया या आशिक हो गया, और आवाज़ खुशरवी हो गया। और इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें क्या कहते हैं? कवियों में राजकुमार कहते हैं। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत है उस पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा था। और तोताए हिंद इन्हें कौन बुलाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। तोताए हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें कहा था। और इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। और आदिकाल में पहेलिया हो गया, जो आदिकाल का समय उस समय पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने लिखने का श्रेय भी इनको ही जाता है। मेरा जोबना नवेल रा भयो गुलाल इनकी काव्य पंक्ति है। कथन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, यह इनके द्वारा ही कहा गया है। 77 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो यह आदिकाल से संबंधित है, और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनको फुटकल कवियों में रखा जाता है। 78 नंबर प्रश्न है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि जहाँ खुसरो का लक्ष्य था क्या? जनता का एंटरटेनमेंट करना, बट कबीर क्या थे? एक धर्म उपदेशक थे। धर्म का वह उपदेश देते थे, धर्म की बातें बताते थे। तो उन्होंने कहाँ पे यह जिक्र किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में वह लिखते हैं। और शुक्ल जी के कुछ अन्य कथन देखते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था। मतलब
जो कबीर से भी ज़्यादा जो बोलचाल की भाषा की ओर किसका दृष्टि जाता है, तो खुसरो जी का जाता है। और खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इनमें इन्होंने लिखे हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन शिलांकृत कृति है, तो इनमें से जो शिलांकृत कृति है वह है राउल वेल। शिलांकृत कृति कौन सी है? राउल वेल। यह गद्य पद मिश्री, जिसे हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य का क्या मतलब है? जो कि इसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, मतलब कविता हो, कहानी भी हो या फिर पोयम वगैरह भी, तो उसे गद्य पद्य या चंपू काव्य कहते हैं। प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसके रचना नायिका राहुल के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य में किया। पहले तो स्टार्टिंग में इनका जो सौंदर्य का वर्णन है वह पोयम या पद्यों के माध्यम से किया है, कवि मतलब कविताओं के माध्यम से, और फिर उसके बाद क्या किया है कि पद्यों का प्रयोग इसमें किया है। और इस कृति के जो रचयिता हैं वह रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। किसके? जो राहुल वेल शिलांकित कृति है उसके रचनाकार रोड़ा कवि माने जाते हैं। जो राहुल वेल ने हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ की है। तो राहुल वेल ने क्या किया? जो हिंदी में जो नक्सिक वर्णन है, जो जा करके आगे रीति काल में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो इसकी शुरुआत किसने की है? राहुल वेल ने की है। नख का मतलब होता है कि पैर के नाखून, और शिक का मतलब होता है बाल या केश, मतलब पैर के नाखून से लेकर के सर के जो बाल है वहां तक का वर्णन। मतलब इसमें क्या है? जो अंगों का वर्णन किया जाता है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उसके व्यवहार का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्शिक कहते हैं। नख का मतलब नाखूनों से लेकर के, और शिक का मतलब होता है चोटी, यहाँ तक का विस्तार वर्णन। ठीक, यह केवल जो शारीरिक सुंदरता है वहां तक सीमित नहीं होता है, ठीक है, इसमें बल्कि क्या है? नायिका के जो हाव भाव हो गए, उसका रंग रूप हो गया, उसकी चाल हो गया, उसकी आंखें हो गई, उसकी शरारत हो गई, तो वह क्या होता है? उसकी छवियों को कवि जो होता है अपने काव्य के माध्यम से प्रदर्शित करता है, तो वह नक्श कहलाता है। ठीक, और आगे देखते हैं कि राहुल वेल किस तरह की रचना है। तो राहुल वेल क्या है? यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। फिर अगला है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो यह जो ग्रंथ है उस राहुल बेली संबंधित है, जो कि रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो हम लोग ऊपर देखा जिसके बारे में हम लोग चर्चा किया है, पहली शिलांकृत कविता है जो कि राहुल वेल के द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र तिवारी इसकी भाषा को मध्य देशीय मानते हैं। इसे हिंदी में नक्शिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, नक्शिक वर्णन का जो परंपरा है यहाँ से स्टार्टिंग इसकी मानते हैं, जो कि राहुल वेल के द्वारा राहुल वेल जो रचना है वह रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया था। यहीं से नक्शिक परंपरा का वर्णन माना जाता है। नक्शिक मतलब समझिए आप लोग कि नाखून के पैर से लेकर के सर की चोटी तक का जो भी उसके अंग है उसका वर्णन करना, या सुंदरता का वर्णन करना, हाव भाव का वर्णन करना, ये सब किस में आ जाता है? हमारे नक्शिक में आ जाता है। 82 नंबर प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के लेखक है। तो कुवलय माला के लेखक है उद्योतन सूरि। कुवलय माला के लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरि है। कुवलय माला तथा आदिकाल यह गद्य साहित्य है जिसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरि हैं। उद्योतन सूरि क्या है? इसके रचनाकार हैं। आदिकाल के कुछ गद्य साहित्य है जो जैसे कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया, वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया, रत्नाकर जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया। उसमें 84 सिद्धों के जो नाम है इसमें हमको पता चलते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक में हमको बताया गया है कि जो वर्ण रत्नाकर है वह ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा रचित है, और उसमें 84 सिद्धों का वर्णन किया गया है। और इसमें भी बताया गया है कि जो ये 84 सिद्ध है वह पूर्वी भाग में रहते थे, और यहीं बिहार, बंगाल और आसाम में। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कि इसमें से कौन सा ऐसा व्याकरण है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है? तो वो कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित जो दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया? तो दामोदर शर्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वो क्या कहते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, हिंदी व्याकरण की ओर उस
समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है कि उस समय भी 12वीं शताब्दी में भी व्याकरण की ओर हमारा ध्यान जाता है। यह हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि लिखा गया है दामोदर शर्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में। कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में क्या हुआ? यह प्रकाशित होता है। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ किसका है? यह कौन से विधा से संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। 85 नंबर प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है वह दामोदर शर्मा है, जो कि 12वीं शताब्दी में इसको लिखा जाता है, जो कि व्याकरण से संबंधित क्या है? यह ग्रंथ है। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इनमें से जो भाषा है वह डिंगल पिंगल, जो कि आदि काल से संबंधित हैं। ठीक है, आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश ही रही है। इसी अपभ्रंश में विभिन्न शैलियों में, मतलब आदिकाल की भाषा अपभ्रंश रही है, लेकिन इसमें अलग अलग शैलियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो भाषा है वह हिंदी है, बट अगर अंदर जाएंगे और अच्छे से छानेंगे तो उसमें हिंदी भी कई शैलियों में विभाजित है। तो उसी प्रकार से जो अपभ्रंश है कई शैलियों में विभाजित रही है। तो उपर्युक्त विकल्पों में जो डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा रही है, जो क्रमशः राजस्थानी और ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। हिंदी चारण कवियों की भाषा या रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल रही है। ठीक है, जो रासो साहित्य है उसकी भाषा क्या रही है? डिंगल रही है। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने डॉक्टर नागेंद्र और अपने संपादन ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे शैली मानते हैं। किसको? जो डिंगल पिंगल है इसको एक शैली मानते हैं। तो थोड़ा डिंगल पिंगल के बारे में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि डिंगल, डी से डिंगल याद रखिएगा। डिंगल जो है ये क्या है? यह शैली चारण कवियों द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? चारण कवियों द्वारा विकसित की गई थी। इसमें जो वीर रस की रचनाएं हैं अधिक मिलती हैं। तो जो डिंगल है उसमें वीर रस की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, और जैसे कि युद्ध हो गए या योद्धाओं की प्रशंसा है वह डिंगल में हमको मिलती है। वहीं पे जो पिंगल है, पिंगल में इस शैली में जो ब्रज भाषा का क्या हमको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो डिंगल है, जो हमारा डिंगल भाषा हो गया वो जो है चारण कवियों से संबंधित है। उसमें युद्ध वगैरह होगा, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो जो डिंगल भाषा है वह कैसा है? राजस्थानी भाषा का एक रूप है। जो डिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा का एक रूप है। पिंगल भी राजस्थानी भाषा का एक रूप है, परंतु इस पे जो है जो पिंगल है उस पर किस चीज़ का प्रभाव हमको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रभाव हमको देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ब्रज भाषा का भी प्रभाव इसमें हमको मिलता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो चारण साहित्य है वह वीर रस प्रधान साहित्य है, जो चारण कवियों द्वारा रचा गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राजाओं की बहादुरी का बखान करना। ठीक, तो शायद समझ गए आप लोग डिंगल पिंगल क्या है। जो डिंगल है वह डिंगल प्रादेशिक बोली है, जिसमें एक प्रदेश की बोली है राजस्थान की, और जिसमें क्या ब्रज भाषा का हमको प्रभाव दिखता है। ठीक है, और जो पिंगल है, सॉरी, जो डिंगल है, एक मिनट, जो पिंगल है, ठीक है, जो पिंगल है यह प्रादेशिक बोली और इसमें क्या है? ब्रज भाषा का हमको प्रभाव देखने को मिलता है। पिंगल राजस्थानी भाषा है जिसमें ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। ठीक, पिंगल। और वहीं पे जो डिंगल है यह अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी माना जाता है। तो ये क्या है? ये प्योर राजस्थानी माना जाता है, और इसमें जो मारवाड़ी है उसका ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और वहीं पे पिंगल है, इसमें क्या है? ब्रज भाषा का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो डिंगल डिंग डिंग करे राजस्थान से याद कर लीजिएगा, राजस्थान में बोला जाता है, और पिंगल पिंगल में ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वह देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य का दूसरा नाम है रासो साहित्य। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल का नाम दिया है। चारण काल से संबंधित है। यहाँ पे जो
युद्ध हो गए या योद्धाओं के जो प्रशंसाएँ हो गए, इन सब से संबंधित जो कविताएँ लिखे गए वह चारण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इस काल में राजर्षित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के जो पराक्रमपूर्ण चरित्रों का या फिर गाथाओं का वर्णन करते हैं, इसलिए इसको चारण साहित्य कहा गया है। जहाँ पे कवि क्या करते हैं, अपने राजाओं का, जहाँ पर वह राजाश्रित कवि रहते हैं तो वह अपने राजाओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको वीर काल कहा गया है। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें क्या 12 रचनाओं का उल्लेख किया किसमें, वीरगाथा काल में, जिसमें से प्रमुख है जैसे कि विजयपाल राठौर जो कि नल सिंह कृत है, हम्मीर राठौर जो शारंगधर द्वारा या शारंगधर कृत है, और कुमार राठौर जो कि दलपति विजय द्वारा कृत है, और विषयदेव राठौर जो कि नरपति नल द्वारा कृत है, और पृथ्वीराज राठौर जो कि चंद्रबदाई ने लिखा है, और परमार राठौर जो कि जगनी के द्वारा लिखा गया है। फिर कुछ अन्य तथ्य देखते हैं कि हिंदी सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का जो उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो सिद्ध साहित्य उसमें कितने सिद्धों का उल्लेख मिलता है हमको, 84। और भी कौन से पुस्तक से पता चलता है, जो वर्ण रत्नाकर है, उस पुस्तक से हमें क्या पता चलता है, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा रचित है वर्ण रत्नाकर, उससे हमें 84 सिद्धों का पता चलता है, जिसमें सबसे पहले हैं शरहपा, फिर सबरपा, लुईपा, विंडपा, डोम्बीपा, कर्णपा, कुकिरपा आदि क्या है, यह सिद्ध कवि है। फिर नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधित ग्रंथ घेरण संहिता और शिव संहिता है। तो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हुए, उसमें से जो गोरक्षनाथ थे वो भी 84 सिद्धों से ही संबंधित थे, परंतु वह बाद में क्या होते हैं, इससे अलग होकर के एक नाथ पंथ का शुरुआत करते हैं। तो और क्या होते हैं, इसका प्रचार प्रसार कहाँ करते हैं, पश्चिमी भाग में करते हैं, पंजाब हो गया, राजस्थान में, यहाँ पे करते हैं। तो इनका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह घेरण संहिता और शिव संहिता माना जाता है। और जो गोरक्षनाथ के द्वारा रचित कुछ प्रमुख कृतियाँ जैसे हठ योग हो गया, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत हो गया, गोरक्षकल्प हो गया, ये सब। फिर जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ठीक, जो जैन साहित्य हमें प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसमें आगम कहा जाता है, और इनकी संख्या क्या है, 12 बताई गई है। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। ठीक, तो आदिकाल में क्या किया गया है, जो वहाँ पे जो लोग की पीड़ाएं हैं, जो आम जनता की पीड़ाएं, उनके दुख हैं, उन सब से क्या है, जो कवि है वहाँ से अपना ध्यान हटा करके कहाँ किस चीज़ का ज़्यादा वर्णन करते हैं, जो वीरता है, योद्धा है, या जहाँ पे आश्रय मिलता है, उन सब राजाओं का वो क्या करते हैं, ज़्यादा उल्लेख करते हैं। ये हमको आदिकाल में देखने को मिलता है। 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है, तो इसमें शारंगधर हैं, जो क्या है 84 सिद्धों में यह नहीं आते हैं। विरूपा है, कण्हपा है, और कुकिरिपा है, जो कि क्या है 84 सिद्धों में आते हैं। वहीं पे जो शारंगधर हैं वह इसमें नहीं आते हैं। शुक्ल कहते हैं कि यह अच्छे क्या है, कवि और सूत्रकार भी रहे हैं, और शारंगधर पद्धति इनकी यह किताब है। और जो हम्मीर राशो है, जो कि हम्मीर राशो की जो पुस्तक है वह किसके द्वारा रचित है, तो वह शारंगधर के द्वारा रचित है। यह क्या है, वीर गाथात्मक काव्य है। ठीक, और हम्मीर राशो के कुछ ग्रंथ छंद में भी प्राप्त हमको देखने को मिलते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी बनाई जाती है, बताई गई है, तो यह कितनी बताई गई, 84 बताई गई, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर के जो पुस्तक है वह वर्ण रत्नाकर, उसमें हमको पता चलता है कि सिद्धों की संख्या 84 बताई गई, जिसमें सबसे पहले शरहपा, फिर सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, इस तरह से 84 सिद्ध माने जाते हैं या है। 91 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, तो आदिकाल में जो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरतों का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि आदिकाल में क्या किया जा रहा था, कि जो वहाँ पे लोग की पीड़ाएं हैं, दुख है, कष्ट, वो सब झेल रहे हैं, या आम जनता की जो प्रॉब्लम्स रही है, जो चिंताएं रही हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं, उससे ध्यान हटा करके जो कवियों ने किसकी ज़्यादातर रचनाएं लिखी हैं, वीरताओं की रचनाएं लिखी, राजाओं की वीरताओं का रचना ज़्यादा लिखा है। 92 नंबर प्रश्न है कि राशो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो जो राशो ग्रंथ है वह डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। जो राशो ग्रंथों में भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल जहाँ राजस्थानी के निकट है, ठीक है, डिंग के राजस्थान, तो डिंगल राजस्थानी से, वहीं पिंगल क्या है, ब्रज भाषा के निकट है। तो पिंगल में किसका प्रभाव देखने को मिलता है, हमको ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। राशो साहित्य श्रृंगार और विष रस युक्त हैं। जो राशो साहित्य उसमें क्या श्रृंगार के साथ साथ हमको वीर रस भी उसमें देखने को मिलता है, जिसके लिए डिंगल पिंगल भाषा क्या है, अनुकूल रही है।
आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का ही प्रयोग किया गया है। तो अपभ्रंश का भाषा का जो ज़्यादातर प्रयोग है आदिकाल में हमको देखने को मिलता है। फिर जो कालांतर क्या होता है, धीरे-धीरे वो अलग-अलग शैलियों में, बोलियों में क्या हो जाता है, विभाजित होकर के आधुनिक हिंदी देखी जाती है। वह आधुनिक हिंदी का रूप लेती है धीरे-धीरे। फिर निम्नलिखित में से 93 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? तो यह कौन सी ये संधा भाषा जो है सिद्धों की भाषा रही है कि सिद्धों की वाणियों की भाषा संधा भाषा है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से रहा है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है वह हीनयान और महायान में विभाजित होते हैं। तो यही जो महायान है इसी से संबंधित कौन है? सिद्ध इसी से संबंधित रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का कालक्रम अनुसार सही है? तो सबसे पहले विशल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हम्मीर रासो और कुमार रासो, इस प्रकार से यह क्रम सही है। वहीं पर देखते हैं कि जो विशाल देव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नल है, और पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई है, और हमीर रासो के शारंगधर है या शारंगधर है, तथा खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को क्या करते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? चंद्रबरदाई को, और तथा पृथ्वीराज रासो को। और जो चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो इसको पहला महाकाव्य मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं, और उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया उसे पहला महाकाव्य मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रबरदाई को ही बताया। और मिश्र बंधुओं ने जिन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखा है इतिहास का? तो मिश्र बंधु विनोद लिखा है, तो उसमें इन लोग भी क्या है? चंद्रबरदाई को पहला महाकवि मानते हैं। फिर अगला प्रश्न 95 की वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन हमको ज्यादातर देखने को मिलता है? तो यह ज़्यादातर हमको जो वीर गाथा हो या रासो काव्य हो उसमें कृष्ण लीला का प्रतिपादन, है ना, मतलब नहीं मिलता है। तो इसमें से कृष्ण लीला का प्रतिपादन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन किया गया है, ठीक है। जो कवि जहाँ पर आश्रय मिलता है तो उसकी वह प्रशंसा करते हैं, ठीक है। पहला कथन, इतिहास और कल्पना का इसमें मिश्रण है, कुछ इतिहास भी है और कुछ कवियों का कल्पना भी इसमें मिश्रण है। फिर चौथा कि युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन है, तो इसमें क्या युद्धों का वर्णन किया गया है, लेकिन कृष्ण लीला का प्रतिपादन इसमें नहीं किया गया है। 96 नंबर प्रश्न है कि उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचनाकार है जीन दत्त सूरी। कि उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जीन दत्त सूरी इसके रचनाकार है, जो कि 12वीं शताब्दी में लमसम यह माना जाता है, ठीक है। जीन दत्त सूरी की रचना। रासो ग्रंथ, कुछ रासो ग्रंथ देख लेते हैं हम लोग। बृहदेश्वर बाहुबली राज, जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। बुद्धिराज, जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। फिर पेथड़ रास, जो कि मंडलिक के द्वारा लिखा गया। फिर जीव दयारास, जो कि आशुक कवि के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 97 की हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम जो है ग्रियर्सन ने वह चारण काल नाम दिया है 700 से 1300 ईस्वी तक। 98वां प्रश्न है कि विशल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विशल देव रासो में किस शैली का है? क्यों? गेय शैली का प्रयोग किया गया। आइए थोड़ा ये विशल देव रासो जो रचना है, जो नरपति नल के द्वारा लिखा गया है, थोड़ा इसके विषय में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसकी रचना जो है 1155 ईस्वी मानी जाती है। और अगर हम लोग इसको संवत में करें तो संवत में करने के लिए क्या करेंगे? +57 इसमें कर देंगे, तो इससे हमें क्या है, यह पता चल जाएगा कि यह 1212 संवत में लिखा गया था। तो यह इसमें चार खंडों में क्या है, यह डिवाइड है, ठीक है। जो विशल देव रासो है, ग्रंथ है, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखा गया, यह 4 खंडों में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 खंडों में डिवाइडेड है। सबसे पहला खंड क्या है कि जो राजा विशल देव और मालवा के जो परमार भोज की जो पुत्री है राजमती का, इसमें विवाह का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें जो विग्रह राज चतुर्थ है और राजा भोज की जो पुत्री जिनका नाम राजमती रहता है, इन दोनों का इसमें क्या वर्णन है? तो एक तरीके से क्या श्रृंगार वर्णन या प्रेम काव्य कह सकते हैं इसको। तो पहला इसमें खंड रहता है क्या कि इसमें बताया जाता है कि राजमती का इसमें विवाह का वर्णन है, जो कि विग्रह राज चतुर्थ के साथ होता है, जो कि चौहान वंश से संबंधित है। फिर दूसरा खंड इसमें क्या है कि जो रानी राजमती है
वह एक बार क्या है राजा को ताना मार देती है। शादी हो गया, शादी होने के बाद वो आते हैं और उनकी बातचीत होती है और उसमें क्या है रानी ताना मार देती है क्योंकि वो राजा भोज की पुत्री नहीं है। और वो क्या करती हैं, वह उड़ीसा के राजा से उनकी तुलना कर देती हैं कि उनके पास बहुत धन दौलत है और तुम्हारे पास उतना है ही नहीं, हाँ बहुत कम है। तो विशल देव रासो क्या हो जाते हैं, विशल देव जो विग्रह राज चतुर्थ है वह क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो अब उड़ीसा चल देते हैं कि चलो देखते हैं कौन है हमसे ज़्यादा पैसा वाला, जरा हम भी देख ले। तो वह वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में जाते हैं, ठीक है। कौन, विग्रह राज चतुर्थ। जब वो दूसरे खंड में मतलब कि दूसरे खंड में क्या है, दूसरे खंड में, पहले खंड में विवाह हुआ, विवाह होके आते हैं दूसरे खंड में। दूसरे खंड में क्या होता है, राजमती जो है, रानी राजमती उनको ताना मार दी। ताना मारने के बाद वो चले जाते हैं कहाँ, उड़ीसा। अब उड़ीसा में तो आ गए। अब उनके जो राजा हैं विग्रह राज चतुर्थ वो तो आ जाते हैं उड़ीसा में पैसा वैसा जुटाने के लिए। तो वहीं पे क्या है, अब तीसरे खंड में अब जो राजमती हैं उनको क्या है, अपने जो बातों पे थोड़ा सा ग्लानि होता है, दुख होता है और वहाँ पे वो बहुत रोती है। वहाँ पे क्या आती है, उनका विरह का वर्णन, अब वो रोने लग जाती हैं। तो तीसरे खंड में क्या है, उनके विरह का वर्णन किया गया है। वहीं फिर चौथा खंड क्या है कि अंत में जो अब इतना रोती धोती हैं तो राजा क्या सोचते हैं, चलो अब बस चलते ही हैं, धन दौलत इकट्ठा करके वापस आते हैं। चौथे खंड में क्या है कि विग्रह राज चतुर्थ वापस आते हैं उड़ीसा से लौट करके और रानी राजमती से उनका पुनर्मिलन होता है और यह भाग उनके प्रेम की विजय को क्या करता है, यह उनके प्रेम की विजय को दर्शाता है, ठीक है। तो यह एक तरीके से क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनको इसको क्या कहते हैं कि या राजस्थानी भाषा की क्या है जांच करें, मतलब इनके द्वारा क्या बताया गया है कि इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कहते हैं कि इस काव्य में जो श्रृंगार की वह प्रधानता है, इसलिए यह वीर गाथा काव्य में नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें प्रेम का वर्णन है या फिर इसमें कह सकते हैं एक तरीके से श्रृंगार का वर्णन है, जिस वजह से इसको वीर गाथा काल में नहीं रखते हैं। टोटल यही स्टोरी थी, इसमें वही सब लिखा गया है। फिर 99 नंबर प्रश्न की विषय रासो के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है नरपति नाल। 100वां नंबर प्रश्न है कि विशलदेव रासो में विशल देव की पत्नी कौन है, तो राजमती इसकी कौन है, पत्नी है, जो कि 4 खंडों में डिवाइड है। पहला खंड में विवाह होता है, दूसरे खंड में जैसे शादियों के आता है तो पहली रात में ही ताना मार देती है, फिर वो तीसरे खंड में भाग जाता है वहाँ उड़ीसा पैसा वैसा जुटाने, फिर तीसरे खंड में जैसे ही वो जाता है उड़ीसा तो वहीं रोने धोने लग जाती है पत्नी, फिर चौथे खंड में वापस जाता है, फिर पूर्ण मिलन होता है, फिर ठीक हो जाता है सब। फिर 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है, तो वह विशल देव रासो है। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस प्रधान रहा है, तो वह रहा है विशल देव रासो का। अगला नंबर प्रश्न है कि राजमती से रूट कर विशलदेव कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, वह उड़ीसा जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा में बहुत खजाना रहता है, वहीं के राजा की तारीफ कर देती है राजमती, तो विशलदेव रासो गुस्सा होकर के वहीं पे जाते हैं उसको ठिकाने लगाने की, देखिए जरा कितना धन दौलत है, हम भी लेके आते हैं, तो वह रूट करके उड़ीसा ही जाते हैं, ठीक है। कौन से, दूसरे खंड में उड़ीसा जाते हैं और तीसरे खंड में क्या है, विरह वर्णन है किसका, राजमती का, और चौथे खंड में वो वापस आ जाते हैं। फिर अगला नंबर प्रश्न है 104 की किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, तो यह जगनी का परमाल रासो जिसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल कवि जगनिक परमाल रासो ग्रंथ के आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो महोबा जो कि उत्तर प्रदेश में एक वीर आल्हा और उदल की वीरता का गाथा है कि 2 भाई हैं आल्हा और उदल, उनकी क्या है, एक वीरता का इसमें वर्णन है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय यह क्या है, वीर गाथा काव्य है। और 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर आधारित थी। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। तो जो जगनिक द्वारा लिखा गया यह काव्य है परमाल रासो। तो ये जो रासो ग्रंथ है इसमें जो कालिंजर के राजा परमार के यहाँ थे, कौन, जगनिक कवि थे। जगनिक कवि कहाँ रहते हैं, जो कालिंजर के राजा है परमार वहाँ पे रहते हैं। तो यहीं पे महोबा के क्या है, 2 वीर रहते हैं आल्हा और उदल, ठीक है। आल्हा और उदल रहते हैं, उदल मतलब उदय सिंह, और इनकी जो वीर गीत इसमें लिखा गया है, ठीक है। इनकी जो वीर गीत है इसमें लिखा गया है और इनका जो गीत फेमस है वह आल्हा नाम से फेमस है। आल्हा जो गीत है वो कब गाया जाता है, वर्षा के समय पे, बारिश के भीगे भीगे बारिश में ये गाना गाया जाता है। कौन सा, आल्हा उदल वाला, ठीक है। कि
इनका जैसे कि एक फेमस काव्य भी है, पंक्ति मैं बता देता हूँ कि 12 बरिस लय कुकुर ऐसे करके एक है, और बरिस उठाकर छतरी जिसे आगे जीवन को धिक्कार, इस तरह से एक इनका जो पंक्ति बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है 105 कि उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो वह है परमाल रासो, जो कि जगनिक के द्वारा लिखा गया, और जगनिक जो कवि हैं वह कालिंजर के राजा परमार के यहाँ रहते थे, ठीक है, उनके आश्रयदाता में। फिर 106 नंबर प्रश्न है कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप रचने वाले कवि कौन है? तो वह है जगनिक, ठीक है, जगनिक ने ही लिखा है ये, है ना, आला और उदल को, तो इसको आला खंड या फिर जगनिक के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैंने जितना हो सका उतना एक्सप्लेनेशन किया है, और मैं और भी एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और कोई सजेशन देना या कहीं त्रुटि आ गया तो उसे भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।